Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. This is Polity MCQ series here, and our today's topic is fundamental rights. We'll do a lot of MCQs on fundamental rights and all the topics which are in your syllabus. हमने एक बार मैंने आपको कराए हैं पॉलिटी के MCQs, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़. जिन्होंने वो नहीं देखे हमारी यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट बना के है, वहाँ पे वो सारे अवेलेबल है. अब दिस इज़ राउंड 2 और दिस सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, हम फिर से फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड प्रियम्बल, और अगर आप उनसे भी अलावा टॉपिक्स चाहते हैं वो भी हम करा लेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4, पार्ट 4A. चूज द राइट ऑप्शन. एंड यस, द राइट आंसर इज ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में है. सो पार्ट थर्ड इज द राइट आंसर. ठीक है, सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. सो ऑप्शन बी, पार्ट थर्ड इज द राइट आंसर. अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे, पार्ट फर्स्ट में क्या है? पार्ट फर्स्ट में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा गया है. पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है. पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स है. पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है. सो हियर पार्ट थर्ड इज द राइट आंसर. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. फंडामेंटल राइट्स कम अंडर विच आर्टिकल्स? फंडामेंटल राइट्स किन आर्टिकल्स के अंडर आती है? ऑप्शंस हियर आर आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 13 to 35, आर्टिकल 13 to 36 एंड आर्टिकल 14 to 15. सो चूज द राइट आंसर. क्या लगता है आपको, क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? सो यस, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 इज द राइट आंसर. इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ. सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, आर्टिकल 12 to 35. गॉट इट? ओके. फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन उनकी ली गई है? ऑप्शंस हियर आर कनाडा, US, फ्रेंच, UK. बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया है? सो द राइट आंसर इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहाँ पे इनको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है. गॉट इट? राइट, ओके, शाबाश. सो ऑप्शन बी, द USA बिल ऑफ राइट्स, वहाँ पे इनको बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? सो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4, पार्ट 4A. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पार्ट थर्ड. जो फंडामेंटल राइट्स है ना, पार्ट थर्ड, इसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट थर्ड जिसमें फंडामेंटल राइट्स है. सॉरी, इट इज रॉन्ग हियर, ड्यूटीज नहीं, राइट्स. इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. ठीक है, और द मैग्ना कार्टा ऑल्सो नोन एज ग्रेट चार्टर वॉज अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट एग्रीड टू by King John of England in 1215. It laid down principles that limited the power of the monarchy and established certain rights for English nobles. However, the Magna Carta is not a constitution in modern sense. It played a significant role in the development of constitutional law and influenced the concept of limited government and individual rights, which later influenced the creation of modern constitutions. तो बोला जाता है, हम इसको क्यों बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? क्योंकि मैग्ना कार्टा भी जो था उसमें भी कुछ जो है मोनार्की जो थी, मोनार्क थी, उसके पावर को लिमिट करता था वो. ठीक है, वो डॉक्यूमेंट, उस मैग्ना कार्टा. तो सेम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है ना, फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को लिमिट करता है और इंडिविजुअल्स को राइट्स देता है, हुकूक देता है. तो इसलिए इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा. राइट, ओके. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट्स? इनमें से फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टेबल इन नेचर. ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर इलॉबरेटेड देन द USA's फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर meant to promote the idea of social and economic democracy. Fundamental rights are essential for the overall development of individuals. क्यों सही क्या नहीं है? क्या फंडामेंटल राइट जस्टेबल है? मैंने आपको बार बार बोला, जस्टेबल का मतलब क्या होता है? जस्टेबल का मतलब होता है जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, विच आर एनफोर्सेबल.
एनफोर्सेबल इन कोर्ट, अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा तो क्या आप कोर्ट जाते हो? हाँ बिल्कुल हम जा सकते हैं. सो यस, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टेबल राइट्स, they are justable in nature, right? Okay, fundamental rights in our constitution are more elaborated than the USA's fundamental rights. तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इलाबोरेट करके हैं? बिल्कुल, सारी चीज़ें रिटन है. फंडामेंटल राइट्स आर meant to promote idea of सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. क्या ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए बनाए गए फंडामेंटल राइट्स? नहीं, ये गलत है. क्यों? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल राइट्स है. ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स आर देयर फॉर टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राइट? सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. गॉट इट? ओके. तो इसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट. हाँ बिल्कुल, राइट टू एजुकेशन मिलता है हमें फंडामेंटल राइट में, राइट टू लाइफ मिलता है हमें. ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मिलता है. तो ऑब्वियसली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है. तो क्या सही नहीं है इनमें से? सो ऑप्शन सी हियर इज नॉट राइट. सो आंसर यस, ऑप्शन सी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर मेंट टू प्रमोट आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, नॉट सोशो इकोनॉमिक. सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. सो यस, डीपीएसपी इज फॉर सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. गॉट इट? ओके. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Originally, how many fundamental rights were there in our constitution? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे? 5, 6, 7, 8 कितने दिए गए थे ओरिजिनली? सो यस, 7 फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनली. ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आर्टिकल 31 जो है द राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी एक फंडामेंटल राइट था जिसको डिलीट किया गया बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, उससे इसको उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया इन 1978. इट इज़ मेड अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल. अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये अब अंडर आर्टिकल 300A एक लीगल राइट है इन पार्ट 12 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, शाबाश. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कौन से फीचर्स नहीं है फंडामेंटल राइट्स के? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. अच्छा, क्या ये फीचर है फंडामेंटल राइट का? क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है? नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है. दीज आर क्वालिफाइड. क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं, क्यों एब्सोल्यूट नहीं है? एब्सोल्यूट वो चीज़ होती है जो हमेशा रहती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जाता है. सो यस, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट. दिस इज अ करेक्ट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट क्वालिफाइड इन नेचर. नहीं, ये क्वालिफाइड है क्योंकि इनको सस्पेंड किया जाता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है. सम फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव इन नेचर एज दे प्रोवाइड सम प्रिविलेज टू द पर्सन. यस, बिल्कुल राइट है. सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एज दे प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. ये भी बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे जो है ये फीचर नहीं है फंडामेंटल राइट का. क्यों? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. ये बिल्कुल सही है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है. दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड. बट यहाँ पे ऑप्शन बी बोलता है दे आर नॉट क्वालिफाइड इन नेचर. ये गलत है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड. ये कुछ ओकेजन्स पे बंद किए जा सकते हैं और बाकी एज पर द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री, तो बाकी टाइम्स पे इनको ऑन किया जा सकता है. कुछ फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव भी है, जैसे ये हमारी गवर्नमेंट जो है, अथॉरिटी होती है, स्टेट होती है, उनके पावर को लिमिट करती है. और कुछ पॉजिटिव होती है जो हमें प्रिविलेजेस देती है. ठीक है, सो बाकी सारे ठीक है ऑप्शंस. ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है. सो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी आएगा. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड इन नेचर एज द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम. तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड. क्यों? क्योंकि स्टेट जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन पे लगा सकता है. सो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है बट दे आर जस्टेबल. हम कोर्ट जा सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टेबल बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट. याद रहा ये बात, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टेबल, वी कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट, बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. गॉट इट? ओके. Sixth right is guaranteed by Article 19 cannot be suspended on the ground of. जो 6 राइट्स किस में है? आर्टिकल 19 में है. जो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, उसमें अंदर से सब क्लॉज में 6 राइट्स देखे हैं. तो उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है. किन ग्राउंड्स पे? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबिलियन, नन. तो किन ग्राउंड्स पे इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? ऑब्वियसली वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन हो तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन
आर्मड रेबिलियन जो है ना उसके बेसिस पे इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस में आता है. सो आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्मड रेबिलियन और एन इंटरनल इमरजेंसी. ठीक है, ये सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन पे, तो इंटरनल इमरजेंसी के बेस पे इनको नहीं किया जा सकता. जो 6 राइट्स अंडर आर्टिकल 19 है वो क्या क्या है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू रेजिडेंस एंड राइट टू प्रोफेशन. ये 6 राइट्स किस में दिए गए हैं? अंडर आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम. ठीक है, ओके. डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? किस आर्टिकल में स्टेट की डेफिनेशन मेंशन करके हैं? The right answer is Article 11, Article 12, Article 13, Article 14. And yes, the right answer is किस आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है कि स्टेट क्या होती है, स्टेट में कौन कौन आता है? And yes, Article 12. Option B is the right answer. Article 12 gives us the definition of state. So option B, Article 12 is the right answer. तो बाकी options के भी यहाँ पे देखिए, जो Article 11 है वो हमें क्या बताता है? Parliament shall have the power to make laws related to citizenship. Article 11 हमें बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो सिटीजनशिप के रिलेटेड लॉज बना सकता है. आर्टिकल 12 हमें क्या करता है? वो डिफाइन करता है स्टेट को. आर्टिकल 13 हमें बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, लॉ इनकंसिस्टेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. आर्टिकल 14 हमें क्या बताता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. लॉज के सामने इक्वल है लोग और लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है लॉज से. तो ये आर्टिकल्स की जो है सबस्टेंसेस यहाँ पे दिखाई गई हैं. Okay, moving to another question. Which article prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth? कौन सा आर्टिकल जो है प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन? किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे. कौन सा आर्टिकल जो है प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को? आर्टिकल 13, 14, 15, 16. कौन सा आर्टिकल डिस्क्रिमिनेट करता है, जो अगर डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है कि कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है इसलिए कि आप मुसलमान हो, कोई आपके साथ भेदभाव इसलिए नहीं कर सकता कि आप सिख रिलीजन से हैं, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है कि आप इस जगह पे आपने बर्थ लिया है. सो ये आर्टिकल हमें कौन सा है जो इसके साथ डील करता है? सो आर्टिकल 15 इज द राइट आंसर हियर. इट डील्स विद इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, सो आर्टिकल 15 इज द राइट आंसर. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 13, 14, 15, 16. आर्टिकल 13 हमने देखा जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 14 इक्वलिटी, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 16 इज द राइट आंसर हियर. आर्टिकल 16 डील करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, शाबाश. सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. Abolition of titles except military and academic is mentioned in which article? कौन सा आर्टिकल डील करता है abolition of titles के साथ? 15, 16, 17, 18. तो इसके साथ जो डील करता है आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 18, क्योंकि 15 हमने देखा प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 17 एबॉलिशन जो है अनटचेबिलिटी के खिलाफ. ठीक है, और आर्टिकल 18 जो है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. Got it? Okay. So here answer is option D. Protection in respect of conviction for offences is guaranteed under? किस आर्टिकल के अंडर प्रोटेक्शन मिलती है इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस? आर्टिकल 19, 20, 21, 22. एंड यस द राइट आंसर इज शाबाश आर्टिकल 20, ऑप्शन बी. 19 हमने देखा राइट टू फ्रीडम, जिसमें 6 सब क्लॉजेस में 6 और राइट्स आते हैं. सो आर्टिकल 20 इसका सही आंसर है. आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ और प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 22 में आता है. सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 20. जैसे यहाँ पे लिख के आर्टिकल 19 हमें प्रोवाइड करता है 6 फ्रीडम ऑफ राइट्स, protection of 6 freedom of rights. Article 20 protection in respect of conviction of offences. Article 21 protection of life and personal liberty. Article 22 protection against arrest and detention in certain cases. जो Article 20 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड्स अगेंस्ट रिट्रोएक्टिव और एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ incrimination. It ensures that no person shall be punished for an act that was not an offence at the time of its commission, that a person can
not be tried and punished twice for the same offense, and that individuals cannot be compelled to be witness against themselves. This article aims to protect the rights and dignity of individuals in legal proceedings. मतलब कि ये आर्टिकल जो 20 है ये हमें बताता है किसी भी इंसान को 2 दफ़ा एक ही क्राइम के लिए जो है सज़ा नहीं मिलेगी, और किसी भी इंसान को मजबूर नहीं किया जाएगा खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। ठीक है, शाबाश। Prohibition of traffic in human beings and forced labor are guaranteed under Article 22, 23, 24, 25। फोर्स्ड जो है लेबर प्रोहिबिट किया जाता है, और ह्यूमन बींग्स को कोई बेच नहीं सकता है, बेचने का काम वो भी प्रोहिबिट किया जाता है किस आर्टिकल के अंदर? एंड यस, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आता है अंडर आर्टिकल 23। ऑप्शन बी आर्टिकल 23 इसका सही आंसर है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ऑप्शन में भी बताया, 22 होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, आर्टिकल 23 होता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, सो आर्टिकल 23 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोहिबिट करता है कि आप ह्यूमन बींग्स का तिजारत नहीं कर सकते, फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते हैं। अगर बेगार किसी को भिखारी बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल उसके लिए जो है वो पुनिशमेंट मिल सकती है, पुनिशेबल अंडर लॉ है, पुनिशेबल बाय लॉ है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये कमिटमेंट एक है कि आपको बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो मिलेंगे, और आपको कोई वो आपके जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो कोई भी आपको फोर्स्ड लेबर करने के लिए मजबूर नहीं करेगा और नहीं आपको बेच सकता है। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन is guaranteed under freedom from payment of taxes for the promotion of any religion is guaranteed under article 26, 27, 28, 29। क्योंकि राइट टू रिलीजन जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में अंडर आर्टिकल 25 से लेके 28 में दे के है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर आपको कोई भी रिलीजन प्रमोट करना है उसके लिए आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये किस आर्टिकल में है, ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? सो यस, आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिकल 27। ठीक है, 27 हमें ये चीज़ बताता है। तो हम फिर से देखेंगे अलग अलग। आर्टिकल 27 हमें आर्टिकल 26 हमें बोलता है कि फ्रीडम देता है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 हमें देता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। कौन? आर्टिकल 27 यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अगर आप आर्टिकल 28 की बात करेंगे वो बोलता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप हिंदू बच्चे को बोलोगे कि आप कुरान पढ़ो प्रेयर पे, या मुस्लिम बच्चे को बोलोगे कि भगवद गीता पढ़ो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 29 होता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। हमारे पास रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 30 जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो आर्टिकल 30 है वो माइनॉरिटीज़ को ये हक देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे ऊपर था कि आपको कौन देता है फ्रीडम ऑफ टैक्सेस, तो वो है आर्टिकल 27। ये डील करता है विद द फ्रीडम टू practice one's religion and the payment of taxes for promoting a particular religion. It states no person can be compelled to pay taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. This article emphasizes the secular nature of Indian state and the principle that public funds should not be used to promote or favor any specific religion. तो बिल्कुल हमारे प्रियम्बल में भी एक टर्म है सेक्युलर टर्म, और ये दिखाता है कि जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी जो स्टेट है, उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है? आर्टिकल 14, 15, 17, 18। क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेनर्स भी होते हैं, इवन एनिमी कंट्री के कुछ नेशनल्स भी होते हैं। तो आर्टिकल 15 इज द राइट आंसर हेयर। इन आर्टिकल्स में से आर्टिकल 15 ऐसा आर्टिकल है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 17 है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। राइट, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल बोथ फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स? इनमें से कौन सा अवेलेबल है दोनों के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए? आर्टिकल 16, 19, 28, 29 दोनों के लिए जो अवेलेबल है ओबियसली आर्टिकल 28, ठीक है। आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परटेन्स टू एजुकेशनल राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। जैसे मैंने आपको बोला कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो कोई स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, कोई स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए। सो आर्टिकल यहाँ पे आपको याद रखना है आर्टिकल 15, 16, 19, 20 एंड 30 जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलता है, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है। और आर्टिकल 15 आपको पता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स। आर्टिकल 16 होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। आर्टिकल 19 में आपको 6 राइट्स मिलते हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, असेंबली, एसोसिएशन एंड प्रोफेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल बोथ फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरनर्स? अच्छा फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। वाई डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑरिजिनेट? इक्वलिटी बिफोर जो लॉ है ये कॉन्सेप्ट कहाँ ऑरिजिनेट हुआ? ब्रिटेन में, यूएस में, जापान में, फ्रांस में? एंड यस द राइट आंसर इज ये ऑरिजिनेट हुआ ऑप्शन ए ब्रिटेन में। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ऑरिजिन। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दैट emphasizes that all individuals regardless of their background, status or characteristics should be treated इक्वली बाई लीगल सिस्टम। लॉ के सामने सारे बराबर है, चाहे गरीब हो अमीर हो, दोनों लॉ के सामने बराबर है। इट मीन्स दैट एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक और पोलिटिकल स्टैंडिंग इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉज एंड रेगुलेशंस। अगर अमीर का बेटा चोरी करेगा, गरीब का बेटा चोरी करेगा, दोनों को लॉ सेम अप्लाई होगा, सेम लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। नो वन इज अबो लॉ, कोई लॉ से अबो नहीं है। इंडिया में सबसे जो है महत्वपूर्ण है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हाइस्ट लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई इंसान यहाँ पे नहीं है। एंड नो वन शुड रिसीव स्पेशल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन बाय देयर पोजीशन, वेल्थ और एनी अदर फैक्टर। तो इस बेसिस पे कि वो उसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, उस बेसिस पे आपको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई बेनिफिट मिलेगा इस बेसिस पे कि आप किसी के बेटे या बेटी हो, ठीक है। वाई डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ऑरिजिनेट? देखो आर्टिकल 14 में दो फ्रेजेस आते हैं। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी है ना, उसमें दो फ्रेजेस आते हैं। एक तो आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हमने अभी देखा, वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? वो ब्रिटेन से ऑरिजिनेट हुआ है, ठीक है, यूके से। और दूसरा फ्रेज है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये आर्टिकल 14 में ये दूसरा फ्रेज भी आता है। पहला फ्रेज था इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ है? दूसरा फ्रेज जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ ऑरिजिनेट हुआ है? ब्रिटेन, यूएसए, जापान, फ्रांस। एंड यस द राइट आंसर इज ये ऑरिजिनेट हुआ है यूएसए में। आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो फ्रेज है आर्टिकल 14 का, वो हमने यूएसए से लिया है। Equal protection of law is a legal principle that ensures that all individuals within a jurisdiction are entitled to the same legal laws and protections. For example, अगर आपको कोई लॉ बचाती है कि अगर आप जेल गए हो, अब आप क्या करना चाहते हो, फर्दर कोई ये करना चाहते हो खुद को छुड़वाने के लिए, तो सेम आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ये नहीं कि वो गरीब का बेटा है या अमीर का बेटा है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो आर्टिकल 14 में दो फ्रेज है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से ऑरिजिनेट हुआ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से ऑरिजिनेट हुआ है, ठीक है। Which of the following are not features of the concept of equality before law? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इस कॉन्सेप्ट का? किसका? इक्वलिटी बिफोर लॉ का। इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट टू एस्टैब्लिश इक्वलिटी। इट्स एन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। द इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट। नो पर्सन इज अबव द लॉ। देखो ऑब्वियसली इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? ये ब्रिटेन से ऑरिजिनेट हुआ है, आर्टिकल 14 में है। नो पर्सन इज अबव लॉ, ये बिल्कुल सही है। यह हमें सिखाता है कि लॉ से ऊपर कोई बंदा नहीं है। द इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट, बिल्कुल। इट इज़ एन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, बिल्कुल किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि आप इसके बेटे हो तो आपको प्रिविलेज मिलेगा। ये पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट।
सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। जो कॉन्सेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है एस्टैब्लिश करने के लिए। क्या इक्वलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है जो हमने यूएसए से लिया है, वो इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ये ब्रिटेन से आया है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है फॉर एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है ना, वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि यूएसए से आया है। ठीक है, गॉट इट, शाबाश। तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ये सेशन आपको कैसा लगा। हम इंशाल्लाह बहुत सारे हंड्रेड्स में क्वेश्चंस करेंगे, बट मुझे एक अंदाज़ा मिलेगा इस सेशन आपके कमेंट्स से कि आपको कितना प्रिपेयर है ये पोर्शन। अगर और ऐसे अगर कुछ बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी ये टॉपिक नहीं आता है, वो भी लिख लो, उनके लिए मैं अलग से प्रोवाइड कर सकती हूँ इन डिटेल थ्योरी के साथ। बट अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगता है तो हम फिर यही सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। और मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे एमसीक्यूज़ कराया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पॉलिटी एमसीक्यू प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो बाकी जो बच्चे इस सेशन को फॉलो करना चाहते हैं, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इंशाल्लाह इसमें हम अब रेगुलर बेसिस पे, एज ऑल ऑफ यू नो दैट आई वाज नॉट फीलिंग वेल, जो माय थ्रोट वाज नॉट वर्किंग इन अ स्मूथ वे। सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिकवर्ड फुली। सो अब आपको रेगुलर बेसिस पे पॉलिटी के एमसीक्यूज जो है क्लास मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।